हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपकी ये सेकंड क्लास है जीके जीएस की और हम लोग यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि आपने पहला वीडियो देखा होगा और काफ़ी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम आपके सामने जो डिस्कस करेंगे, जो आपके कौन कौन से एग्ज़ाम में काम आएंगे। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि पहले हमें समझ लेना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। देखिए भाई, अभी आपका यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2026 होगा, फिर साथ में आपका पीसीएस, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी होमगार्ड, ठीक है, और लेखपाल के भी फॉर्म चलने। तो जिन लोगों ने यूपी पेट का पेपर दिया होगा, है ना, तो वो लोग इसमें भर सकते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस होने वाला, बाकी इस साल भी एसएससी ने कैलेंडर निकाल दिया। मैंने शॉर्ट वीडियो में अपडेट किया था कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब होंगे। आपका सीजीएल प्री 2026 आपका मई और जून के बीच में होगा, और आपका CHSL जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका अगस्त और सितंबर के बीच में होगा। और आपकी रेलवे के तमाम एग्ज़ाम आते रहते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न ये है, देखिए लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि भाई मक्का कहाँ है, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ईरान और इराक। तो दिए हुए स्टेटमेंट में ही आपको मतलब ऑप्शंस में ही खोजना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता चलना चाहिए कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सऊदी अरब। देखिए, मक्का इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल है, सऊदी अरब में हिजाज क्षेत्र में स्थित है और पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम श्रद्धालु हैं वो हज यात्रा के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपने सुना होगा। तो ये यहाँ पर सऊदी अरब में मक्का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसके बारे में मैंने बताया था, दो प्रश्न इसलिए मैंने रखे ताकि पुराना भी आपका कुछ रिवाइज होता रहे। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अब देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 8th शेड्यूल जो है, 8th शेड्यूल जो है उसमें कितनी लैंग्वेज हैं, उसमें 22 लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब 22 लैंग्वेज देखिए, ओरिजिनल में 14 थे, फिर हमने कहा था कि भाई आप क्या याद कर लो, 14 सिंधी, कमीने, बदमाश। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, हमारा कर्तव्य है कि भैया इसको हम याद करें, ठीक है। तो 14 सिंधी, कमीने, बदमाश का क्या मतलब है। सिंधी लैंग्वेज हो गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये याद रखिए। तो ये जो भाषा जोड़ी गई थी, ये BDMS जो करके हमने ट्रिक बताई है, ये 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में जोड़ी गई थी, ठीक है। और अब आधिकारिक लैंग्वेज कितनी है, 22 हो गई हैं। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक। अगला, दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुई थी। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि घोषणा कब हुई थी, 2010, 11, 12, 14। देखिए, शुरुआत से ही दिल्ली हमारी राजधानी नहीं रही है, इससे पहले कौन सी थी, कोलकाता भी रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली दरबार हुआ, जॉर्ज पंचम ये लोग सब आए, और इसमें फिर क्या हुआ कि बाद में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1911। तो 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता, जो अब जिसे हम कोलकाता कहते हैं, इसे दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी। पर यह आधिकारिक रूप से देखिए 1912 में हुई। इसीलिए मैंने कहा था कि घोषणा कब हुई और कब हुआ, मतलब चेंज कब कर दिया गया, दोनों में अंतर है। तो बहुत ध्यान से समझना है कि भाई इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सूरत। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है इंडिया की, है ना। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर देखिए क्या है भाई, है ना, यहाँ पर क्या है भाई, कोलकाता में है, जिसकी स्थापना 1916। दो बातें पता चली, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, कोलकाता में हेडक्वार्टर, स्थापना कब हुई, 1916, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसमें आपने यहाँ पर 3 पॉइंट सीखे हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, हमारा प्रयास है कि आपको सब चीज़ें बताएं। और देखिए, अभी इसकी PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं डाली है पहले की, और मैं डाल दूंगा PDF। और जो टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है GK बाय ब्रजेश सर, ठीक है, आप सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको तमाम चीज़ों की हम अपडेट देते हैं, तमाम मैप पढ़े हैं, है ना। तो शॉर्ट वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से आज मैंने बुक एंड ऑथर्स की एक लिस्ट दी है, बुक एंड ऑथर्स, है ना, जैसे कादम्बरी किसने लिखी है, हर्षचरित किसने लिखी है ना, इस तरह से बहुत सारी लिस्ट है, लगभग 54 बुक्स की लिस्ट है। और वो आपका हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, PCS हो, लेखपाल हो, सभी एग्ज़ाम में, तो आप उसको वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य ने लॉन्च करी है, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। देखिए, हर एक राज्य की जो स्कीम होती है उसको जारी करने के पीछे सरकार का कोई उद्देश्य होता है। तो देखो भैया, क्या उद्देश्य है,
जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा महिलाओं को उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए तेजस्विनी और हौसला योजना शुरुआत करी ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। योजना 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू करी गई थे। अब कहोगे सर 2021 की अब क्यों बता रहे हैं? भाई साहब हम लोग जीके जीएस का पढ़ रहे हैं, तो आज का करंट अफेयर कल का जीके जीएस होने वाला है। तो करंट अफेयर की भी क्लास आपकी आ रही है लगातार, उसको भी देखें भाई। करंट अफेयर की क्लास आपको डेली मिलेगी, आज नहीं आ पाई थी, ठीक है, क्योंकि पीपीटी रेडी नहीं थी। मैं उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा कि मुझे टाइम नहीं मिला, टाइम मिला, बट पीपीटी नहीं रेडी थी भाई। जिन खुद मैं नहीं रेडी कर पाता हूँ, मैं किसी से रेडी करवाता हूँ, ठीक है, उनको पे करते हैं कि भैया ये हो जाए, ठीक है। मैं कहाँ कोई पेमेंट या उसका बात नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। भाई देखो अगले के पास भी काम है, तो कभी कभी मिस हो जाता है, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से इसको करूं और आप अच्छे से इसको पढ़ें। और बस कभी कभी लेट होता है तो उसके लिए पहले से मैं कह देता हूं कि भाई थोड़ा मैनेज कर लीजिए ना। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1951-56, 60-66, 70-75 या 12? देखो हमारे पास प्लानिंग कमीशन क्या करता था, 5 ईयर प्लान लेके आता था, पर आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी 2015 से ये प्लानिंग कमीशन बन गया नीति आयोग बन गया। क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम होते हैं। प्रधानमंत्री इसके भी पीएम ही होते थे। फिर एक होता है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये पूरी योजनाओं को क्या करते हैं, लास्ट में फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। इसके भी हेड क्या है, यहाँ पर पीएम ही होते हैं। तो पूछा है कि जो 12 पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई थी वो 2012 से 17 ये लास्ट थी, ठीक है। देखो लिखा है योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो इसका आर्टिकल होता है, ठीक है। कैसे पहचानोगे कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं? अगर आर्टिकल है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अगर नहीं है तो वो नहीं होगी, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां पूछा गया है कि जो डेंटिस्ट होते हैं कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन या इसमें से कोई नहीं। आप बताओ भाई, आप जैसे शेविंग के लिए कौन सा यूज होता है, दांत के लिए, आंख कान के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? देखो भैया ऐसा है, यहाँ पर क्या है, अवतल पर कॉनकेव है ना, कॉनकेव। देखो एक याद रखना, ऐसे याद रखो कि घर में कॉनकेव है ना और बाहर कॉन्वेक्स, बाहर कॉन्वेक्स। तो घर में भैया नाई, घर का मतलब है 4 दीवारी, नाई अंदर, ठीक है। आंख कान नाक का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर। तो क्यों? हमें अंदर के छोटे पार्ट्स को बड़ा करके दिखाना है ना। तो क्या लिखा है कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, निकट रखी चीज वस्तुओं को बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, दांतों के अंदर की जांच आसानी से करी जाती है। इसी तरह आंख कान इन सब में भी प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन कहाँ है? देखो भैया इस समय हमारे पास 25 पॉइंट कह सकते हो 17% यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब पूरा जंगल है ना, अलग अलग, मतलब ये क्या है, पूरा जंगल है, अलग अलग पेड़ों के। ट्री कवर मतलब जो आपके रोड के किनारे, हाईवेज के किनारे होते हैं पेड़ है ना, ये सब की बात हो रही। क्लियर? ये इस तरह से जो ये हैं, तो ये याद रखना। तो यहाँ पर फॉरेस्ट और ट्री कवर एमपी में ज़्यादा है। अगर परसेंटेज वाइज बात करते तो ये मिजोरम में ज़्यादा है। कहाँ है? मिजोरम में ज़्यादा है। जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ISFR आती है, 18th रिपोर्ट आई थी है ना, 2023 का डेटा आया है ना, 2023 का डेटा आएगा। आपको अगर सर अब तो 26 चल रहा है, देखो 2025 तक का डेटा इस साल आएगा, ठीक है। हो सकता है मिड 2026 में, क्योंकि 2 साल पे रिपोर्ट आती है। ISFR कितने वर्ष पर आती है? 2 वर्ष पर रिपोर्ट आती है, ठीक। कितनी बातें पता चली? फॉरेस्ट और ट्री कवर क्या है, कौन सी रिपोर्ट हम लोग के पास, कितने नंबर की है? 18 नंबर की है। कितने साल पे आती है रिपोर्ट? 2 साल पे आती है। तो ये जो आता है वो देहरादून से रिपोर्ट जारी होती है, देहरादून से, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट सर्वे वाला जो है वो चीज़ है। तो यहाँ पर देखो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, ISFR जो है, क्षेत्रफल के अनुसार MP में सबसे ज़्यादा है। हमने कहा कि परसेंटेज वाइज कहाँ ज़्यादा है? मिजोरम में ज़्यादा है, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान बताइए, तीसरा, दूसरा, 7वां। अब देखो यहाँ पर देखो ऐसा है ना कि भारत का जो एरिया है, एरिया ऑफ इंडिया, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये इंडिया का एरिया है। वर्ल्ड का 2.4% एरिया है ना। वर्ल्ड में जितना भी जमीन है उसका 2.4% किसके पास है? इंडिया के पास है। रैंक इंडिया की 7th है। तो मन में प्रश्न उठ रहा होगा सर लगे हाथ थोड़ा सा बड़ा भी बता दीजिए। तो भैया ऐसा है, ज़्यादा टेंशन न लो, हम बता रहे हैं। देखो एक तो रशिया हो गया, क्या हो गया? रशिया हो गया।
फिर उसके बाद कनाडा हो गया, है ना, कनाडा हो गया, फिर चाइना हो गया, फिर यूएसए हो गया, फिर कौन हो गया, ब्राज़ील हो गया, फिर कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर कौन आया, अपना प्यारा भारत आया, है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर। पता चल गया। एक ही प्रश्न से आपने क्या क्या सीख लिया, देख लिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का एरिया हो गया। फिर यहाँ पर 2.4% वर्ल्ड का एरिया हमारे पास। हमने 7 देश लिख दिया। अब कोई 4 अरेंज करने को आए, आप सब बता सकते हो, ठीक। तो देखो भैया, ये दिया हुआ है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है। 7वां बड़ा देश अपना इंडिया है, ठीक। अगला, लद्दाख का हेमिश नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ, चिंकारा, बाघ, हिरण। देखो, हमने अभी 5 से 6 दिन पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें लार्जेस्ट बताया था कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। नेशनल पार्क वो हेमिस ही है, हेमिस ही है। पहला कौन सा है? पहला हमने बताया था आपको, जिम कॉर्बेट बताया था, जिम कॉर्बेट बताया था, है ना, 1936 में बना था। उसके बाद बड़ा हो गया, पहला हो गया। लेटेस्ट कौन सा है फिर मन में उठना चाहिए? लेटेस्ट है सिमलीपाल। कौन सा है? सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड। लद्दाख का हेमिस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। मन में आ गया सर, स्मॉलेस्ट भी लगे हाथ बता दिए, है ना। स्मॉलेस्ट कौन सा? साउथ बटन है, साउथ बटन है। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार पे है। आगे बस समझ में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो है आपका एमपी में है। कहाँ पर? एमपी में है। एमपी को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो फेमस है, देखो लद्दाख में यार बर्फ़ जमती है, तो हिम तेंदुआ ही होगा, है ना। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क मैं बता चुका हूँ, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। अब एक प्रश्न में बच्चा बताओ कितनी चीज़ें जाननी। मैं हर एक प्रश्न में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी जाएँ जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिले, है ना। अगर आप आधा घंटा हमारे साथ दे रहे हो समय, देन आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक। अगला है यांत्रिक ऊर्जा को, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन बदलता है? डायनेमो, सितार, स्पीकर या मोमबत्ती। अब मोमबत्ती में यार तो देखो केमिकल को हम लाइट में बदल रहे हैं, स्पीकर में यहाँ पर क्या है, लाइट को साउंड में बदल रहे हैं, लाइट को साउंड में बदल रहे हैं। अब आपके सामने आता है डायनेमो और सितार, तो भैया क्या हो जाएगा? डायनेमो, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है और ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है मैकेनिकल को। क्लियर। अब कहोगे सर सितार बता दीजिए, सितार आपने बताया ही नहीं। क्यों भैया? अगर हम मैकेनिकल को बात करेंगे, मैकेनिकल को किस में बदल रहा है? साउंड में। क्योंकि अगर आपने वायर को मैकेनिकल काम किया, उस पर उसको साउंड दिया, मतलब म्यूजिक दी, तो वो बाद में कैसे सुनाई पड़ता? साउंड के फॉर्म में सुनाई पड़ता है। ये याद कर लीजिए। अगला, कार्बन का कौन स्वरूप विद्युत का चालक है? हीरा, ग्रेफाइट, कोक, चारकोल। आपको पता है ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगा होता है ना। क्लियर। जिस पेंसिल से मैं लिख रहा हूँ वो नहीं, इसमें पेंसिल में कार्बन नहीं लगा है। कार्बन जो आप नटराज और सब तमाम तरह के अप्सरा और पता नहीं कौन कौन सा पेंसिल खरीद लेते हो, है ना, वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा देखो, हीरा क्या है? सबसे हार्डेस्ट है यहाँ पर, है ना। क्लियर। बाकी आप तो जानते हो कोक, चारकोल, इनमें कार्बन की मात्रा होती है, ये प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है। डायमंड, देखो कार्बन के अपरूपों में हीरा कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से पूछा जाएगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो चलेगा, मूवमेंट तभी होगा, इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होगी। अगला है बुनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या हरियाणा। दिए हुए आपको प्रश्न में से ही आपको देखिए खोजना है ना। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं तेलंगाना में। बुनालू तेलंगाना का एक पारंपरिक हिंदू लोक उत्सव जिसमें देवी महाकाली की पूजा होती है। किसकी? देवी महाकाली की पूजा होती है। और हैदराबाद, सिकंदराबाद, अच्छा इनको हम ट्विन सिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विन सिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्विन सिटी बताइए, तो दैट इज हैदराबाद हो जाएगा और सिकंदराबाद हो जाएगा। देखिए कितनी बात पता चलती है ना। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया है। डिब्रू सैखोवा असम में पड़ता है, नौकरिक मेघालय में पड़ता है, नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है, सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है ना। ये सब बताया। अब आपको सर अभी आपने साउथ बटन बताया था, साउथ बटन तो ऑप्शन में है नहीं भैया, वो मैंने नेशनल पार्क बताया था, बायोस्फीयर रिजर्व अलग है ना। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा है वो डिब्रू सैखोवा है, ठीक है। अब भारत का सबसे बड़ा, दिए हुए ऑप्शन से भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? कचकरण गुजरात से, सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा असम से। क्या पूछा गया था भाई? गड़बड़ हो गया क्या कुछ? हाँ, सबसे छोटा पूछा गया, तुमने गलती से बड़ा पढ़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा है गुजरात का, डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा है। अगला पूछा है कौन सा
जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश का सीमा बनाता है? मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर और मुजफ्फर। सोनभद्र तो देखो बिहार, मैं बता देता हूँ, बिहार, झारखंड और साथ में छत्तीसगढ़, है ना, अल्फान्यूमेरिक लिखा है छत्तीसगढ़। क्लियर? तो यहाँ पर सहारनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा। देखो उत्तर प्रदेश कुछ इस तरीके से है, माफ करिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश है अपना, ठीक। ये यहाँ पर सोनभद्र पड़ता है जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से, इवन एमपी से भी, ठीक। और मतलब 4 से जिला बना रहा। अब ये जो है ये क्या है, इधर उत्तराखंड से, इधर हिमाचल प्रदेश से और इधर हरियाणा से, 3 से बाउंड्री बना रहा है, ठीक। यूपी की सबसे लंबी बाउंड्री लगती है नेपाल के साथ लगती है, ठीक। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहे हैं। इधर पड़ेगा बिहार, इधर पड़ेगा एमपी, इधर पड़ेगा राजस्थान, इधर पड़ेगा हरियाणा, इधर पड़ेगा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सब पता चल गया भैया? बस इतना ही बताना था। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब करी थी? 2 अक्टूबर 21, 5 सितंबर 21, 31 अक्टूबर 20 या 12 मार्च 21? तो भैया आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी के 75 साल कब पूरा हुए थे? मार्च 2021 की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 21 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से इसकी शुरुआत करी थी। क्यों करी थी भैया? महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च करी थी 12 मार्च 1930 के पास में, और फिर जाके 6 अप्रैल को ख़त्म होती है। क्लियर? गुजरात के साबरमती आश्रम से चले थे, दांडी पहुंचे थे, वहां पर नमक बनाकर कानून तोड़ा था। उसी के बाद फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है और उसी में सिविल डिसोबीडियंट जो वो था आंदोलन को वापस लेने की बात करी जाती है। और फिर महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? महात्मा गांधी जाते हैं वहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम गोल मेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड सेकंड वाले में ही कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। बाकी उनके बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रहे थे, ये याद रखिएगा। भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग के जनक कौन रहे हैं? पीसी महालनोबिस, एम विश्वेश्वरैया, पीसी चंद्रपाल या दादा भाई नौरोजी? तो देखो भैया बहुत आसान प्रश्न है ना। कौन है भैया? एम विश्वेश्वरैया। तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक इन्होंने बुक लिखी, जिसमें एक प्लान डेवलपमेंट का खाका नियोजित, मतलब एक प्लानिंग के तहत एक, मतलब कह सकते हो कि उसको क्या बोलते हैं कि एक प्लानिंग तैयार करी कि हाँ भैया ये इस तरीके से हम लोग फ्यूचर में अपने राज्यों को, देश को इकोनॉमिक रूप से मजबूत बनाएंगे, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी यानी इंडियन स्टैटिक्स का जनक माना जाता है और दूसरी पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। मन में अगर सर पहले का भी लगे हाथ बता ही दीजिए। तो हेराल्ड डोमर मॉडल मैंने कल बताया था आपसे, इसीलिए कह रहा हूँ हमारी क्लास से आप जुड़े रहिए और आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण क्या परसेंट है भाई? कितना परसेंट है महिलाओं को पंचायती राज? तो भैया देखो यहाँ पर कितना है, 33% है, 33 या 1/3। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। 243D के अनुसार पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं को कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित होना अनिवार्य है। कई राज्यों में से 50% कर दिया गया। बहुत बढ़िया। अब एक बात सुनो हमारी बात, ठीक। अगर आप आर्टिकल 40 पढ़ते हो, अनुच्छेद 40 पढ़ते हो, ये है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। किसमें? पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में। कितनी बात पता चली? आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, कौन सा पार्ट, क्या नाम है और किस आर्टिकल में पंचायती राज के गठन की बात करी गई इसमें, ठीक। और राजस्थान के नागौर जगह से सबसे पहले पंचायत शुरू हुई थी, ठीक है। पंचायतों को गठन की जो बात हो रही। अगला प्रश्न, पीसी महालनोबिस भैया अभी तो आया था नीचे प्रश्न, है ना। तो देखो आ गया वही बात। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 91 के बीच, सॉरी 61 के बीच में किया गया है। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री मैंने बताया था, है ना। भिलाई ये रूस की सहायता से लगा था। दुर्गापुर यूके यानी इंग्लैंड की सहायता से लगा था। रूर पड़ता है जर्मनी में, ऐसे याद कर लो, जर्मनी की सहायता से। तो भैया देखो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, सब पता चल रहा है। और कौन सी प्लानिंग कमीशन थी, है ना। और इसी में फिर डैम वगैरह भी बनाए गए थे, जिसको जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये आधुनिक भारत के मॉडर्न टेम्पल हैं, किसको? डैम्स को कहा गया। तो पूछा जाएगा कि डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल, दिस स्टेटमेंट वॉज, या कह सकते हो क्रिएटेड बाई या सेट बाई, जो भी मतलब लिखे, आप इंग्लिश इतना समझदार हो, है ना। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो भैया चिपको आंदोलन जो है, देखो पेड़ काटे जा रहे थे, है ना। तो सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने क्या किया, इन्होंने
इनके साथ में कई लोग और आए जो पेड़ों से चिपक जाते थे, कहते थे भैया ऐसा है हम काटने नहीं देंगे, है ना। तो इधर बहुत लोग काटने के लिए खड़े रहते थे, तो पेड़ नहीं काटने थे, जब लोग ही चिपक गए, है ना। दैट वॉज चिपको आंदोलन। ठीक, यहाँ देखो उत्तराखंड, उस समय उत्तर प्रदेश चमोली जिलों में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। तो सबसे पहले सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आया, मैंने पहले भी बताया था। गौरा देवी क्योंकि इनके साथ में थे, चंडी प्रसाद भट्ट ये लोग थे भैया पेड़ों से लिपट जाओ, पेड़ काटने के आएंगे तो पहले इंसान को काटे, तो भाई कोई नहीं काट पाएगा। तो ये था क्लियर। संविधान में, मूल संविधान में देखो भैया, ये दूसरा ही शायद प्रश्न था या पहला था। 14 थी, फिर हमने कहा था कि भैया ऐसा है कि 14 सिंधी, है ना। फिर कई बार मैंने बताया कमीने बदमाश। इतना बार पढ़ाऊंगा यार, कैसे नहीं याद होगा बताओ, है ना। यही तो कहता हूँ कि साथ में रहो। देखो कैसे बढ़िया एकदम सुधार देते हैं। तो यहाँ 14 सिंधी यानी सिंधी लैंग्वेज 15 नंबर पे, 16 पे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये देखो बच्चा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है। तब 8 अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 71वें के माध्यम से अलग अलग जोड़ी गई। 21वें से सिंधी, कमीने, है ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। ये 4 लैंग्वेज 92 में, याद कर लो, है ना। 21, 71, 92 होता है, ऐसा याद कर लो भैया। 21, 71 कितना होता है? 92। अमेंडमेंट भी याद हो गया, ऐसे कैसे नहीं याद होगा भाई, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च 91, 2 में, 2, 3 में, 3, 4 में या 7, 8 में। देखो बच्चा यहाँ पर क्या होगा, 92 और 3 में। तो ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गैर वन बंजर भूमि को कृषि या वानिकी योग्य बनाकर पारिस्थितिकी संतुलन में सुधार करना है। बहुत सिंपल है, आप समझ भी जाओगे। अगला है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भैया विक्रम साराभाई देख रहे हो, इसरो पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में बना था। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसरो के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में। अगर आप कमेंट करके बता सकते हो तो बिल्कुल बताइए, है ना, प्रयास करो। क्लियर। तो अंतरिक्ष में मतलब इसरो की नींव रखी भैया, पहले अध्यक्ष भी थे ये, है ना। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्बन का सबसे कठोर रूप अभी ऊपर बात किए थे, कौन सा है भैया, कौन सा है? देखो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर हीरा है। ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है। इसका जो त्रिमीय चतुष्फली यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ना। प्रत्येक कार्बन में देखो भैया, कार्बन है तो टेट्रावैलेंट होता है ना, ये जानते हो। 4, 5 मत लगा देना भैया, ठीक, क्लियर। ये पॉइंट याद रखना। मैंने कहा था अभी इलेक्ट्रिसिटी किसी से पास होती है, तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से विद्युत चालकता उसमें आती है। अगला, मेंडलीफ आवर्त सारणी भैया एटॉमिक वेट के भार पे हिसाब से दिया था इन्होंने मेंडलीफ। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और बहुत सारे बच्चे होंगे, तो मेंडलीफ जो टेबल है वो किसके बिहाफ पे दी गई थी? तो देखो भैया वो परमाणु भार के बीच पे दी गई थी, ठीक है। तो 1872 में रूसी वैज्ञानिक थे दिमित्री मेंडलीफ, 1869 में उनके परमाणु भार के आधार पर विकसित किया और इसको पहली बार 1872 में जर्मन पत्रिका में विस्तार से छापा गया, ठीक है। तो छापा प्रकाशित अलग किया गया, पर खोजा इसमें इन्होंने कब था? दिमित्री मेंडलीव ने, रूसी रसायन शास्त्री हैं, है ना। तो मैंने कहा एटॉमिक वेट के हिसाब से यहाँ पर किया था, ठीक है भैया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए भैया यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जीके बाय ब्रजेश सर सर्च कर लीजिए। तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बताएं भैया कैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए आप हमें फीडबैक दीजिए नीचे, और आपको एक ही वीडियो से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए 70% ऑडियंस ऐसी है जो अभी क्या है कि उन्होंने देखते तो हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। तो हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी भाई आप सब सब्सक्राइब करें, हमें ही थोड़ा सा सहायता मिल जाएगी आपसे, क्लियर। बाकी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, और कहीं पर कोई डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐसे मिलती रहेगी, क्योंकि लाइव आना थोड़ा संभव नहीं होता है, कि सुबह मॉर्निंग में मुझे 7:30 8 के बीच में निकलना होता है। 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक क्लासेस रहती, बीच में अगर 1 आध घंटे 2 घंटे गैप मिलता भी है तो खाना खाने आने जाने में समय चला जाता है, तो मैं इवनिंग में ही आता हूँ। सो लाइव क्लास बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले पाऊँगा अभी के लिए, जब होगा टाइम बिल्कुल लिया जाएगा। बट तब तक आप ऐसे देखे रहिए भाई, पढ़ने का ही तो मजा है, आपको सीखने को उसमें भी मिला। मैंने देखी कितनी सारी चीज़ें बताई हैं, है ना। तो लगातार पढ़ते रहिए, मिलेंगे अपने नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।